कानपुर से खबर है, आपको बताएं, जहां पर लॉकडाउन में सख्ती के दौरान पुलिस की ओर से कुछ युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर पुलिसकर्मियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की बेरहमी से पिटाई की है। लोगों को मुर्गा बनाने के बाद डंडे से पीटा है और ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो कानपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास 3 क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर से तस्वीरें, जहां पर मुर्गा बना के युवकों को डंडों से पीटा है इन पुलिसकर्मियों के द्वारा पिटाई, और ये वीडियो हुआ है वायरल। तो ये कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सख्ती से पेश आई है पुलिस। यहां पर युवकों की सरेआम पिटाई की गई है, मुर्गा बनाया गया उनको और फिर डंडे से पिटाई की गई है। लॉकडाउन का पालन कराना बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, और उसी बीच आप देख रहे हैं ये कानपुर की तस्वीरें, जहां पर सख्ती से पालन करवाते वक्त ये तस्वीर कुछ ऐसी आई, ये वीडियो एक ऐसी सामने निकल कर आई जो अब वायरल हो चुकी है। तो देख सकते हैं किसी घर के अंदर से बना हुआ ये वीडियो। तो जिन अफसरों पर लॉकडाउन के पालन कराने की जिम्मेदारी है, वही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला कानपुर देहात का है, जहां पर डीएम राकेश कुमार सवालों के घेरे में है। दरअसल कस्तूरबा बालिका हॉस्टल के उपकेंद्र का डीएम ने लोकार्पण किया, जिसमें कई लोगों की भीड़ जुटी। हालांकि कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। कार्यक्रम में इतनी भीड़ क्यों जुटाई गई, ये अहम सवाल है। और वहीं आपको बता दें कि फिरोजाबाद से भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की अब खबर सामने आ रही है, जहां पर हाथवंत की ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर से विदाई समारोह में मातहत कर्मचारियों की भीड़ उमड़ी है। ये लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सीतापुर में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो जाती है। उग्र लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का बल का यहां प्रयोग किया और पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। रास्ते को लेकर विवाद पीएसी और आम लोगों के बीच हुआ। आमने सामने दोनों आगे और लोगों के हंगामे के चलते पीएसी परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। भारी पुलिस और पीएसी के जवान मुस्तैद हैं। और अब बात हापुड़ की करेंगे, जहां पर किसान के घर में हुए धमाके में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। विस्फोट में किसान का हाथ उखड़ गया है और उसकी 2 बच्चियां भी झुलस गई हैं। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना, घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किसान के घर की, जहां विस्फोट हुआ। किसान अपने घर में सल्फर और पोटाश का मिश्रण बना रहा था, तभी धमाका हो जाता है। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर मुठभेड़ की खबर सामने निकल कर आ रही है। शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। बिधनू थाना क्षेत्र के सदरा मोड़ पर हुई ये मुठभेड़। अपराधी के पैर में लगी गोली। चोरी, लूट, डकैती के आधा दर्जन से ज्यादा मामले इसके ऊपर दर्ज। अब पुलिस ने इसके पास से चोरी की बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद कर लिए हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं, जहां पर वन्य जीवों की अद्भुत दुनिया है और यहां इसे देखने हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पर्यटकों की आवाजाही अब नहीं होने से वन्य जीव शांत वातावरण में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ माना जाता है। 1288 किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व में 250 बाघ हैं। इसके क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ प्रति 5 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। वहीं इन बाघों को देखने देश विदेश से लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते कॉर्बेट में इन दिनों मानव दखल बिल्कुल नहीं है। कॉर्बेट में बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, 4 प्रजाति के हिरणों के साथ ही करीब 600 प्रजाति के पक्षी भी हैं।
जब से कोविड-19 की वजह से पार्क में पर्यटन बंद है, वन्यजीव निर्बाध घूम रहे हैं। उसके जो दूसरा हमने पहलू देखा, जो वन्यजीवों के साथ साथ पक्षियों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। डिस्टर्बेंस कम हुआ है। जो हमारे बाहर पेरिफेरी के जानवर थे उनको नेचुरली डिस्टर्बेंस कम हुआ है, तो उनको बहुत फायदा हुआ। वहीं पर्यटकों की आवाजाही नहीं होने के कारण अब वन्यजीव बिना किसी डिस्टर्बेंस के कॉरिडोर का सुगमता से प्रयोग कर रहे हैं। जो हमारे कॉरिडोर्स एरिया हैं वहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट कम हो जाने के कारण बड़ी संख्या में वाइल्ड लाइफ जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं। लॉकडाउन ने भले ही इंसान के लिए कई मुश्किलें खड़ी की हों, लेकिन वन्यजीवों को इससे बड़ी राहत मिली है। कॉर्बेट नेशनल पार्क मिड मार्च से कोरोना महामारी के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। मार्च से लेके जून तक के महीने में यहाँ प्रतिमाह 50,000 पर्यटक आते थे, लेकिन इन दिनों में पर्यटकों के नहीं आने से इसका पूरा लाभ प्रकृति को दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही वन्यजीव इसका पूरा मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो वन्यजीव इन दिनों में देखने में आता था कि झाड़ियों के अंदर छिपे रहते थे, वो इस बीच में खुले में आकर के और साथ में सड़कों पर भी वो विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के डोईवाला विधानसभा के मारखम ग्रांट जनता की कई वर्षों की परेशानी अब दूर होने जा रही है। उससे जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर ससुआ नदी पर सत्तीवाला से बुल्लावाला में 150 मीटर लंबा पुल और खेरी से झबरवाला में 200 मीटर लंबे पुल निर्माण का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। पुल निर्माण के बाद कई गांव की समस्या दूर हो जाएंगी, क्योंकि पुल के ना होने से बरसात में कई गांव का संपर्क सड़क से कट जाता था और ग्रामीणों को कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करके जाना पड़ता था। ये क्षेत्र के लोगों की काफी लंबे समय से मांग रही है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी इस कार्य के लिए हुई है कि ये दोनों पुल अतिशीघ्र बनाए जाएंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा सहित कई क्षेत्रों में बीते 2 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक खटीमा में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इस बारिश का फायदा काश्तकारों की फसल के साथ सीजनल फलों को भी मिलेगा। कल और आज जो बरसात हो रही है, इससे जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। एक तो अभी तक लॉकडाउन की मार थी व्यापारी को, ऊपर से 2 दिन से बरसात हो रही है, इसकी मार व्यापारी झेल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से की मन की बात, कहा कोरोना को लेकर छूट के बाद भी ना बरतें लापरवाही, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से की बात, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 6 साल में देश में हुआ अभूतपूर्व काम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 8,380 नए मामले आए सामने। अब देश में कोरोना के कुल मामले 1,83,000 के पार। यूपी के कई शहरों में फूटा कोरोना बम। कानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने युवकों को पीटा और तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बांदा में दबंगों का कहर, एक ही परिवार के 4 लोगों को पीटकर जख्मी किया। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। यूपी एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, मेरे यानी कंचन डोगरा के साथ। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कल से देश अनलॉक की तरफ बढ़ने जा रहा है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से मन की बात की। उन्होंने देश की सबसे बड़ी ताकत कोरोना काल में लोगों की सेवा शक्ति को बताया। लोगों से 2 गज की दूरी के नियम में ढील नहीं बरतने की अपील की। तो कल से हम अनलॉक फेज 1 में जाएंगे। 3 चरणों में जून महीने में अनलॉक के चरणों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 8 तारीख के बाद से तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वो खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, मॉल्स खोले जाएंगे, शॉपिंग क्लब खोले जाएंगे। उसके अलावा दूसरे चरण में
शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं, शिक्षा के संस्थान हैं, वो खुल जाएंगे। और आज इन्हीं सब बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं। केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। उधर आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने पर, दूसरे कार्यकाल के 1 साल के पूरे होने पर उपलब्धियों का बखान किया। यूपी लौटे प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के सरकार के संकल्प को दोहराया। हम लोग प्रदेश में वर्तमान के इस संकट से प्रदेश को उभारने में हम लोग सफल होंगे और निश्चित ही यह देश के लिए एक निर्णायक एक लड़ाई साबित होगी और एक नए भारत के रूप में हम लोग एक नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। अगर चीजें खुलती हैं, बहुत छूट मिलती है, तो लोग घर से बाहर बहुत ज्यादा निकलेंगे और अगर वो निकलते हैं तो कोरोना विस्फोट का कारण भी बन सकते हैं। तो उसके लिए आगे की क्या तैयारी होगी कंटेनमेंट जोन को, क्योंकि अभी जब सब कुछ खोलेगा तो लोग भी बाहर निकलेंगे और खरीदारी भी करेंगे, घूमे फिरेंगे भी, अपनी बाकी जरूरतें भी पूरी करेंगे। तो इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, मास गैदरिंग हर हाल में रोकना एक, दूसरा धर्म स्थलों को और उन सार्वजनिक स्थलों को जहां पे भीड़ भाड़ हो सकती है, अभी 8 जून के बाद से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी पहले चरण में जब हम लोग अनलॉक की पहली कार्रवाई को प्रारंभ करने जा रहे हैं तो पहले सप्ताह में हम फेज वाइज सभी कार्रवाई को आगे ले रहे हैं और कल की जो एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है उसमें धर्मस्थलों को 8 जून के बाद ही ये व्यवस्था दी गई है। लेकिन कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे बड़े या मास गैदरिंग कहीं भी नहीं होगी। शादी ब्याह के लिए या कहीं पर किसी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के लिए या किसी भी सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, उसका पालन अनिवार्य होगा। को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज की। और कल देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ऐलान हो गया। लॉकडाउन के 5वें चरण की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी। लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें तो कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ इनको खोलने की अनुमति दी है। तो ये आपको बता रहे हैं अनलॉक का पहला चरण है। ये पहले चरण में जब आप अनलॉक होगा देश, कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में ये अनलॉक की स्थिति रहेगी, जिसमें आपके धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे, होटल्स खोल दिए जाएंगे, मॉल्स खोल दिए जाएंगे। अब इनमें किस तरह से लॉकडाउन ना होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, कैसे आगे की कार्यशीला को पूरा करना है, ये राज्य सरकारों का टास्क होगा। तो राज्य सरकारों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब अनलॉक होने के चरण में जाते हुए कुछ बड़े फैसले राज्य सरकारें लेंगी।
तो लॉकडाउन में धार्मिक स्थल खोलने के फैसले का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया। देखिए लखनऊ से संवाददाता अलाउद्दीन की रिपोर्ट। मंत्रालय की नई गाइडलाइन के हिसाब से 8 जून से तमाम धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। ऐसे में राजधानी लखनऊ की एक मस्जिद के पास हम खड़े हैं। साफ तौर से देखें तो यहाँ पर तमाम जो गाइडलाइन सरकार की थी उसको फॉलो किया जा रहा है। अभी भी मस्जिद बंद नज़र आ रही है, लेकिन लखनऊ के जितने भी धार्मिक गुरु हैं, ख़ास तौर से ईदगाह के इमाम की बात करें तो उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि 8 तारीख से जिस तरह से मस्जिदों को, मंदिरों को, गिरजाघर को, तमाम चीज़ों को खोला जा रहा है, इन तमाम चीज़ें जो है सरकार ने जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। लेकिन अब इस बात का इंतजार है कि आखिर गाइडलाइन धार्मिक स्थलों को किस तरह से लेकर के आती है, क्योंकि एक कोरोना महामारी के बीच में सबसे बड़ी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग की है। तो ये माना जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा मुद्दा होगा, साथ ही मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो गाइडलाइन में कहीं ना कहीं से रहेंगी। फिलहाल वो तमाम लोग जो तमाम धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं, इस आदेश के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तमाम ईदगाह 8 जून से इबादत करने के लिए खुलेंगे और स्थल खोलने के लिए यहां पर सरकार और प्रशासन की गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। अब आगरा में भी मस्जिद के इमाम मानते हैं कि जो भी सरकार का नियम आएगा उसी के हिसाब से मस्जिद में धार्मिक कार्य होंगे। की शुरुआत होने जा रही है और इस लॉकडाउन 5 में तमाम धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे। आगरा में इस वक्त हमारे साथ एक इमाम साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि मस्जिद में नमाज के दौरान किस तरह से ये नियम जो आने वाले हैं किस तरह से पालन करेंगे। इमाम साहब, लॉकडाउन 5 आने वाला है, तमाम इबादतगाहों को खोलने की परमिशन मिलने जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे नमाज में? तो अब तक जो है सारे मुसलमान और सारे मस्जिद के इमाम साहब ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। इसके बारे में हुकूमत की तरफ से या जो भी जिम्मेदार हैं, इसकी तरफ से जो भी हुक्म आएगा उसके तहत में हम लोग जो है उनकी बात को मानेंगे। आगरा के जो इमाम हैं साफ तौर पर कह रहे हैं सरकार का जो नियम आएगा, लॉकडाउन की नियमावली आएगी, उसको लेकर ही नमाज पढ़ाएंगे और तमाम जो रूल होंगे उनको फॉलो करेंगे। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और इस बीच हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश से। मोहसिन साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आपका पहला रिएक्शन ले लेते हैं सर, जिसमें अब हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं और पहले चरण में 8 तारीख के बाद देश में तमाम मंदिर, मस्जिद, चर्च सब खोल दिए जाएंगे। क्या है आपका पहला रिएक्शन? देखिए, अनलॉक 1 को लेकर जैसी की एडवाइजरी गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जारी की है उसको लेकर आगे बढ़ रही है योगी सरकार, और योगी सरकार भी आज हमारी भी एडवाइजरी आदरणीय योगी जी जारी करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जो हमें जिस चीज की छूट दी गई है उतनी छूट के साथ हमको पूजा पाठ भी करनी है, इबादत भी करनी है, उतनी छूट के साथ में कारोबार भी करना है। हमें ये मानकर चलना है कि अभी हम इस महामारी से बाहर नहीं निकल गए हैं, लेकिन जान भी और जहान भी की नीति पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। तो इसमें सारा ख्याल रखना होगा। जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने स्वागत किया है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो नियम के तहत हमको छूट दी गई है उसका पालन जरूरी है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी। तो अब ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल तरीके से मस्जिद खुल गई हैं और दरगाहें खुल गई हैं। और उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया कि अब 8 तारीख के बाद मस्जिद खुल दी जाएंगी, लेकिन अब आपके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि कैसे लॉकडाउन ना होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, धार्मिक स्थलों को चलाते हुए रहना है। तो क्या इसके लिए अब क्या आगे गाइडलाइंस हम देख सकते हैं यूपी सरकार की तरफ से? देखिए, अभी जहां तक बात मैंने कहा ना कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की एडवाइजरी जारी होगी, माननीय मुख्यमंत्री ने तैयार कराई है, अभी वो जारी होगी, थोड़ी देर के बाद आपके सामने भी आएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते, चूंकि ये सारी दरगाहें, इमामबाड़े या मस्जिद या और भी इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं वो ज्यादातर अल्पसंख्यक कल्याण के अंदर आते हैं, वक्फ के तहत आते हैं। तो वहां पर जो इंतजामकार होते हैं, मुतवल्ली होते हैं, वो भी इन सब चीजों को सुनिश्चित करें अभी से, क्योंकि अभी समय है आपके पास। क्या क्या चीजें गाइडलाइन में दी गई हैं उसके साथ आपको जो है पालन करना है उसका, और उसी के साथ आपको इबादत के लिए लोगों को परमिशन दी गई है। और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश का भी पालन करना होगा। हमें बहुत उत्साहित होकर नहीं,
बहुत दिमाग से काम करना होगा, अपनी उत्साह में नहीं आना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ये सब हमारे लिए, और जो बंद किया गया था इसके पीछे का मकसद क्या था? सर, ये आपको नहीं लगता मोहसिन साहब कि अब जब ये धार्मिक स्थल खुल जाएंगे तो सरकार के लिए तो चैलेंज और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, डंडे उन पर बरसाने पड़ते हैं उनको संभालने के लिए। अब जब हम ये धार्मिक स्थल खोलेंगे तो अगर लोग नहीं मानेंगे चीजों को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके लिए तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, चैलेंज तो है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर आपने सवाल अच्छा किया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, जो हमारे इलाके हॉटस्पॉट हैं या इस तरह के जो कंटेनमेंट है, वो एरियाज में हम अलाउ नहीं करेंगे ना। तो अगर कहीं पर किसी मस्जिद में या किसी दरगाह में इस तरह की चीज आती है कि वहां पर कोई रिपोर्ट आई, कोई वीडियो आया कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की है, तो वहां पर भी वही स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर वहां पर भी हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें और लोगों को इससे नुकसान नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि हम इस चीज को रोकने के लिए, ठीक है भावनाएं होती हैं, लोगों की जुड़ी आस्था है, आस्था का सम्मान करते हुए सभी के लिए खोला गया है। लेकिन अगर कहीं पर भी इस तरह की चीज पाई जाएगी तो उसको, जैसे अभी आपके टीवी चैनल पर जो एक फिल्म चल रही है, मैं देख रहा हूँ, एक विजुअल चल रहा है, उसमें एक धर्मगुरु है या कौन है, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इस तरह की चीज को आपको साफ करना होगा। वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मुतवल्ली हैं या जो भी लोग हैं, वो इस चीज को सुनिश्चित करें। जो इंतजामिया के लोग हैं वो वहां पर, क्योंकि हर मस्जिद में, हर दरगाह में, हर इस तरह की जगहों में मुतवल्ली होते हैं, मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं। तो इस तरह की चीज, ये जो दृश्य आ रहे हैं, यही चीज रोकनी है। 2 गज दूरी बहुत जरूरी है, ये प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है, और हमें लगता है 2 महीने में हम सबको सीख जाना चाहिए। अभी पूरा रमजान हमने लॉकडाउन में ही गुजारा है, हमने ईद की नमाज भी घर में ही पढ़ी है, लेकिन अगर कोई चीज के लिए सरकार ने कदम उठाया है तो जनहित में उठाया है, सर्व समाज के लिए उठाया है। तो सर्व समाज के साथ साथ हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग को तार नहीं होने देना है, और जो नियम कायदे कानून के तहत आपको इबादत करने का मौका दिया जा रहा है उसका पालन जरूर करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन रजा साहब, ये तमाम बातें हमसे शेयर करने के लिए। और हमें इंतजार रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार की उन गाइडलाइंस का जिनको अब फॉलो करना होगा अनलॉक के फेज की तरफ बढ़ते हुए राज्य के लोगों को। 8 जून से देश भर के अधिकतर हिस्सों में इबादत के लिए इनको खोल दिया जाएगा। मेरठ में छूट मिलने की उम्मीद कम ही है। तो वहीं अगर मस्जिदों पर बात की जाए, यहां पर तो लोग चाहते हैं कि मस्जिद जल्द से जल्द खोल दिए जाएं। लोगों को कोरोना संक्रमण से भी डर लग रहा है। इन मस्जिदों पर ताला लगा है। आप देख सकते हैं, ये मेरठ के चौक मकसूद अली की मस्जिद है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। पिछले 68 दिनों से केवल कुछ लोग ही, जिसमें मौलवी और मस्जिद की देखरेख करने वाले ही शामिल होते हैं, वही लोग इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। बाकी लोग भी इबादत कर रहे थे, वो सब लेकिन अपने घरों के अंदर बैठ के इबादत कर रहे थे। हमने ये पूरा महीना रमज़ान का गुजारा, लॉकडाउन की मजबूरी के खातिर हम लोगों ने घरों में नमाजें अदा करी। हमने ईद की नमाज ईदगाह के अंदर अदा न करी, हमने जुम्मा अलविदा की नमाज जाम में अदा नहीं करी, बल्कि मस्जिदों के बजाय घरों में अदा करी कुछ चंद लोगों से। अब मैं समझता हूँ कि अगर मस्जिदें खुलती है और सेंटर की तरफ से जो ये ऑर्डर आ रहा है कि अगर मस्जिदें खुल जाती हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और मारपीट की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर फतेहपुर में ग्राम प्रधान के साथ मारपीट हुई है। बीडीओ के सामने ही जमकर हुई है मारपीट। विकास कार्यों का जायजा लेने गए थे बीडीओ और मौके से जान बचाकर भागे हैं। बीडीओ और ग्राम प्रधान मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। फतेहपुर से खबर। तो सोशल मीडिया पर छाया हुआ ये वीडियो, जहां पर मौके पर से जान बचाकर भागे हैं बीडीओ और ग्राम प्रधान। मारपीट का ये लाइव वीडियो फतेहपुर में ग्राम प्रधान के साथ का है। मारपीट हुई, बीडीओ के सामने ही जमकर मारपीट की गई। विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे थे बीडीओ साहब, लेकिन मौके से जान बचाकर भागे हैं। देखिए कितनी भारी मात्रा में यहां पर लोग मौजूद हैं, ना किसी के चेहरे पर मास्क, ना 2 गज की दूरी, और मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सहारनपुर थाना तीतरो के माधोपुर गांव से खबर, जहां पर दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। वायरल हो चुका है वीडियो। 2 दिन पहले गांव के ही 2 पक्षों में एक मकान के निर्माण को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। औरतों और बच्चों समेत कुल 5 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए। एक मकान के निर्माण को लेकर ये 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, जहां पर बंदवा स्थित बड़े हनुमान मंदिर को 8 जून से खोले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वैश्विक महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है और 1 जून से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो रही है। हालांकि लॉकडाउन 5 धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ेगा और जिस तरह से केंद्र सरकार ने ऐलान किया है 8 जून से मंदिरों के कपाट और दूसरे धार्मिक स्थलों के कपाट भी खोले जाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में संगम के तट पर स्थित है बड़े हनुमान मंदिर, इन्हें नगर कोतवाल कहा जाता है। इनके कपाट भी 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के दिन से बंद थे। यहाँ पर पूजा अर्चना नियमित रूप से पुजारियों द्वारा की जाती थी, मंदिर के महंत द्वारा की जाती थी, लेकिन ये मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद था। अब जब एक बार घोषणा की गई है कि अब 8 जून से मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, तो यहाँ पर फिर से तैयारियां की जा रही हैं कि मंदिर के कपाट खोले जाएं और हम अपने दर्शकों को सीधे हनुमान मंदिर से हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं, बड़े हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं। और इन्हें नगर कोतवाल कहा जाता है, जैसे कि यानी कि कोई भी काम जो है बिना नगर कोतवाल यानी बड़े हनुमान जी के आशीर्वाद के पूरा ही नहीं हो सकता है। और जिस तरह से लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान ही नवरात्रि रही। 8 अप्रैल को यहाँ पर हनुमान जयंती का पर्व मनाया गया। इसके साथ ही साथ कल गंगा दशहरा है। ये तमाम पर्व लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर मनाए गए। लेकिन अब एक बार जब मंदिर के कपाट खुलने की तैयारी है 8 जून से, जिसका केंद्र सरकार ने ऐलान किया है, तो तमाम गाइडलाइन जारी की गई है। उसके तहत श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। और मंदिर में किस तरह की तैयारी है श्रद्धालुओं को आने को लेकर, हमारे साथ बातचीत के लिए मंदिर के छोटे महंत आनंद गिरी जी हैं। देखिए, जो भी सरकार की गाइडलाइन आएगी, हमारी अपनी तैयारियां इतनी हैं कि मंदिर को सैनिटाइज करके, आने वाले व्यक्ति को सैनिटाइज करके ही मंदिर में प्रवेश दिया जाए। परंतु फिर भी प्रदेश सरकार की, माननीय योगी सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी, उस गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इस बीच गोरखपुर में विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ गोरक्षनाथ मंदिर भी 8 जून के बाद खुल जाएगा, जिसको लेकर भक्तों में खुशी है। 22 मार्च से ही मंदिर को बंद कर दिया गया था। देखिए रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। जनता कर्फ्यू के दिन से ही प्रदेश के सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया था। उन्हीं में गोरखनाथ मंदिर भी था, जहां पे आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। उसके बाद लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 लागू रहा और तब तक गोरखनाथ मंदिर में किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया गया। गेट पे ताला बंद रहा और सिर्फ मंदिर के अंदर जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने पूजा पाठ किया और पूजा पाठ यहाँ अनवरत जारी रहा। चूँकि गोरक्ष पीठ जो है वो नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है और यहाँ पे देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे पूजन पाठ करते हैं। नेपाल का इस मंदिर से खासा लगाव है। इस कारण से ये मंदिर जो है अपने आप में एक केंद्र है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने लंबे समय तक इस मंदिर में आम श्रद्धालुओं को नहीं आने जाने दिया गया। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। अब एक ऐसी कहानी आपको दिखाते हैं जिसकी नाकामी की कहानी आप ही सुनेंगे, जो सीधे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है। देखिए। स्वास्थ्य विभाग से बहुत निराश हूँ। लोग वहाँ कोरोना लिए घूम रहे हैं। निराशा तो है, लेकिन शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठने वालों को, क्योंकि आपकी नाकामी ने लोगों को निराश किया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हर दिन गुजरने के साथ तस्वीर और गंभीर होती जा रही है। हालात यहां तक पहुंच गए कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। उनकी जांच करने वाला कोई नहीं है। इसकी वजह से महाराष्ट्र में कोरोना कम होने का नाम नहीं। केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ना तो जांच कर रहे हैं, ना तो कोरोना वाले को एडमिट करते हैं। एडमिट नहीं होने की वजह से वो लोग घूम रहे हैं और दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। मतलब बात साफ है, कोरोना कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि संक्रमित लोग दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। इसीलिए मुंबई के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिन्होंने मुंबई में इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया,
वो मुंबई में नौकरी करते हैं। कंपनी की मदद से कोरोना टेस्ट हुआ। पॉजिटिव मिलने के बाद मुंबई स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया, लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं किया। कस्तूरबा में दिखाया कि सर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मुझे एडमिट होना है। तो रिपोर्ट देखने के बावजूद में वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, मुझे एडमिट नहीं किया। इस नाकामी ने न जाने कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के लिए मजबूर कर दिया। उसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। इस बात को समझिए। मुंबई में पॉजिटिव हुआ, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए मुंबई से चलकर मुगलसराय स्टेशन पहुंचता है। वहां से बस में सवार होकर प्रतापगढ़ पहुंच जाता है और फिर जिला अस्पताल में हंगामा करता है। तब जाकर उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। बॉम्बे से आया था ट्रेन से और रिपोर्ट उसको पास आए RT-PCR की प्राइवेट की रिपोर्ट थी बॉम्बे की पॉजिटिव की। तो ट्रेन से आया, यहाँ पहुँचा इमरजेंसी में, EMO को बताया। EMO ने तुरंत हमको और CMO साहब को बताया। तो डिसीजन लिया गया कि उसको एलोन हॉस्पिटल का घाट भेज दिया जाए, फिर वहाँ से टेस्ट कराया जाएगा। अब मान लीजिए अगर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही की तो फिर नाकाम रेलवे प्रशासन क्यों हो गया? अगर रेलवे प्रशासन जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो प्रदेश का रोडवेज प्रशासन कैसे नाकाम हो गया? क्योंकि दावा तो यही किया गया, कोरोना मरीज को सफर नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, तो फिर कोरोना मरीज मुंबई से चलकर प्रतापगढ़ कैसे पहुंच गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बहराइच से, जहां पर अवैध संबंधों का विरोध करना एक पत्नी को भारी पड़ गया। पति ने अपनी पत्नी की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर डाली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को घटना को अंजाम दिए गए औजार को भी बरामद कर लिया और पति को भी गिरफ्तार कर लिया। घटना विशेषरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरैया की है। करते हैं आगे, बहराइच की बात करते हैं, जहां पर फखरपुर थाना क्षेत्र में बहराइच लखनऊ हाईवे पर देर रात सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक से एक बेकाबू कार टकरा गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट इतना तेज था कि कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक में रखी CNG की टंकी जिसमें से गैस रिसाव हुआ, लेकिन स्थानीय पुलिस ने उस पर काबू पा लिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।